ओके, तो या गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो फाइनली कुछ कुछ बंदे प्रस्तुत हो गए हमारे सामने, पिछली बार रह गए थे। ऑटो फोकस लेता होगा। सो गुड इवनिंग, नमस्ते। कहाँ हाल है आपके? बड़ी सो के उठ गए? नहीं सर। लग रहा है ऐसे। सर मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी। इतिहास। गुड इवनिंग वंशिका जी, प्रियांशी, तुलिपा, कीरा जी, क्या हाल है? कैसे हो तनिष? हाथ ठीक है तुम्हारा? ज़्यादा लग गई थी? चलो, ईशान क्या हाल है? अंकित तो गए हमारे पटना, तो वहाँ पे उनके साथ भी घटना हो गई उनके पापा के साथ, तो इसलिए उनको पटना जाना पड़ा। चलो तो जल्दी ठीक हो जाए उसके बाबा। ओके, तो पिछली क्लास से फॉरेन एक्सचेंज हमने पूरा कर लिया था, वीडियो अपलोड हो गई है, भेज भी दी थी मैंने आप लोगों को। और अब जो है बीओपी हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक दो टॉपिक कट गए थे जो बुक में ही है, ये तो कल आके कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लाओ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक, अब जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वो है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और ये भी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी 3-4 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 4-1 साल हो गए। पहले क्या होता था, ये क्वेश्चन ना अलग अलग आते थे। ठीक है, जैसे जो 100 मार्क वाला फॉर्मेट था, तो दोनों चैप्टर 6-6 मार्क्स के थे। अब ये क्या हो रहा है, पिछले 4 सालों से क्या हो रहा है, ठीक है, जो कि ट्रेंड में आ गया था, दोनों चैप्टर को कंबाइन कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी लेटेस्ट वाला सैम्पल पेपर नहीं देखा, बट आई होप ऐसा ही हो रखा हो। तो बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज कंबाइंड आ रहा है, कंबाइंड करके आ रहा है। तो ये मैं ज़रा सर फटाफट इसका लिंक समझा देता हूँ। जैसे अभी पीछे हमने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट था और उसमें हमने डिमांड सप्लाई भी पढ़ा था। तो अब ये ना डिमांड सप्लाई हिडन चीज़ है उसकी, उसके ऊपर क्वेश्चन पहले कवर कम होते थे, अब थोड़े से ज़्यादा कवर होने लग गए कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेट बढ़ गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड उसको ये लोग ना उसका एडिक्शन थोड़ा सा करके बीओपी में भी जो है उसका इफेक्ट दिखाता है। अब बीओपी बेसिकली क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन दिखाता है। अब जैसे क्या होता है, नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारे देश की इनकम को बताता है कि भैया एक सारे प्रोड्यूसर्स ने, सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए हैं, हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा। बीओपी क्या होता है, इसके अलावा जैसे अभी हमने पढ़ा था नेशनल इनकम करते वक्त, हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ा था। ठीक है, वो सारा पैसा जो बाहर से आया हो पहले, और वो सारा पैसा जो यहाँ से बाहर गया हो, उसको माइनस कर दो तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट। तो बीओपी क्या करता है, उसी का थोड़ा सा इलैबोरेटेड वर्जन है। तो जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं, गुड्स भी सर्विसेज भी, तो इसमें आपको अभी आएगा विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफा पेमेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बैठे हैं रिश्तेदार, चाचा ताऊ जी, वहाँ से गिफ्ट भेज दिया, ठीक है, वहाँ से $100 भेजते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7,000। ओ भाई साहब, इतना बड़ा सवाल, यहाँ पे तो 1100-2100 से डलता ही नहीं है, वहाँ पे 100 रुपये डाला उन्होंने, यहाँ पे कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, तो ये देखा जाता है। तो गिफ्ट हो गए, डोनेशन हो गए, स्कॉलरशिप हो गई, आप अगर जैसे फीस दे रहे हैं, ठीक है, वैसे तो उसका डबल एंट्री हो जाता है, बट अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो यूनिलेटरल हो जाता है, ये ट्रांसफर ऐसे देखा जाता है, वन तरफी पेमेंट। और इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रो, इन्वेस्टमेंट भी आप देख के चलते हो। तो जो भी आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपकी कंट्री वाले वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ की कंट्री वाले यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इससे अल्टीमेटली होता क्या है बीओपी से, ये हमारा जो बीओपी है फेवरेबल बीओपी होना चाहिए। ठीक है, फेवरेबल बीओपी जो हमारे जो कायदे से हमें फेवर करता हो, कायदे से देखा जाए तो। बट इसमें ना 3 तरीके के बीओपी आ जाते हैं। सरप्लस बीओपी आता है, डेफिसिट बीओपी आता है, और बैलेंस। बैलेंस भी अच्छा है, सरप्लस हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इस अल्टीमेटली इन सब मूवमेंट में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो पिछले वाला चैप्टर पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा तो बीओपी हमारी कंडीशन अच्छी दिखाएगी। पर अगर डेफिसिट होगा तो हमारी कंट्री से सारा पैसा बाहर गया होगा, तो हमारी कंट्री के लिए नुकसानदायक होगा। ये बेसिक थीम है इस चैप्टर की। और फालतू की 2-3 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। आपको ये जैसे जो लोग कॉमर्स वाले हैं उनको थोड़ा सा इजी समझ आएगा क्योंकि अकाउंट्स पड़ी हुई है, ह्यूमैनिटीज़ वालों को भी आ जाएगा क्योंकि कोई ज़्यादा सरकार वाली बात नहीं है इसलिए। ठीक है, वाई टू डिस्क्रिमिनेट। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं इसकी आपके लिए थ्योरी पढ़ देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये क्या कहता है, सारी गवर्नमेंट जो है, जैसे अभी मैंने नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, सारी गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस मेंटेन करके चलती है कंट्री के बीच में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे एक साल के अंदर जो भी आपने लेना देना किया होगा एक दूसरे की कंट्री के बीच में, वो उसका ट्रांजैक्शन मेंटेन होता है। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड होता है इसको बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसका अकाउंट बनता है। बीओपी का अकाउंट, यहाँ पे तो थ्योरी पढ़
ठीक है, बट इसका प्रॉपर अकाउंट बनता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दिखाता है आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम लोग हैं, अगर हम सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और हम बाहर के लोगों से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आएगा, हम पैसा बाहर भेजेंगे। ये सब ट्रांजैक्शंस बड़े लेवल पे सारे क्योंकि होंगे, वो हम रिकॉर्ड यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे ग्रे बॉक्स में आप देख रहे हो लिखा हुआ है इन विच ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूजली एक साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वो हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ बताइए। अब नेशनल इनकम में हम लोगों ने पढ़ा है हु आर इंक्लूडेड एज रेजिडेंट्स, कौन रेजिडेंट्स माने जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसी है, हाउएवर रेजिडेंट्स डू नॉट इंक्लूड डिप्लोमेटिक स्टाफ, मिलिट्री पर्सोनल, फॉरेन पर्सोनल, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स, ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनी जो कि इवन दो दे वर्क एंड ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। रेजिडेंट्स ये लोग नहीं कहलाएंगे, बाकी ऊपर वाले लोग तो जो उन्होंने बोले हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी है वो तो कहलाएंगे। और हमने जैसे रेजिडेंट का क्राइटेरिया भी पढ़ा था, 1 साल वाला, 1 साल वाला क्राइटेरिया था। 1 साल से ज़्यादा बाहर काम कर रहे हो और वहीं पे कमा खा रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो वहाँ के रेजिडेंट हो जाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट। यहाँ पे हूँ जैसे मेरा यहीं पे सब इकोनॉमिक मोटिव भी मेरा यहीं पे, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ कहलाऊँगा? इंडिया का, ठीक है। ये चीज़ बताइए। अब आपको ध्यान देना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि जैसे कई बार इसके ना बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहाँ आइटम्स आएंगी, ये कहाँ आइटम्स आएंगी। मैं सबसे पहले आपके लिए लिखा हूँ, जैसे क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करी गई है ना। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो सारी ट्रांजैक्शन जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी, एसेट्स, ये सब चीज़ होती है। तो आप बेसिकली क्या होता है, बिजनेस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे या वैसे, तो आप पैसा प्रॉफिट देखोगे तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहलाएगी। बट जो भी लेन देन आप कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इसको 4 तरीके से कैटेगराइज यहाँ पे कर देते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, जो पहली आइटम है विजिबल आइटम्स, ठीक है। दूसरी है इनविजिबल आइटम्स, तीसरी है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये मैंने आपको अभी बताया भी था, और चौथी है इन्वेस्टमेंट्स। ये 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको ब्रीफ तो ऑलरेडी कर ही दिया था। बेसिकली इसका नाम जो है ना कैपिटल ट्रांसफर है, ये याद रखना, सॉरी। एक छोटा सा पार्ट है इसमें, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है जी। ये चीज़ है, कैपिटल ट्रांसफर में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, तो वो हम लोग के बाद में देखते हैं टोटल, ठीक है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, विजिबल आइटम्स है, तो ये बेसिकली विजिबल आइटम्स क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, ये दीज कैन बी फील एंड टच्ड, देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, खरीदा भी फिजिकली होगा या अवेलेबल। इनविजिबल है, सर्विसेज है, ठीक है। जैसे अभी मैं बैठ के किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, बाहर है, इनविजिबल है, सर्विसेज हो रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इनविजिबल आइटम्स हो जाएंगे। और यूनिलेटरल ट्रांसफर एक तरफा पेमेंट होगी, यूनिलेटरल इसलिए इसको बोला जाता है, जो मैंने स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन वगैरह आपको बता दी। और कैपिटल ट्रांसफर होता है बेसिकली कैपिटल पेमेंट एंड कैपिटल रिसीप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है। जैसे इन्होंने बोला हुआ है कि कैपिटल रिसीप्ट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है या यहाँ की शेयर वेयर खरीद रहा है, तो वो सब चीज़ें रिसीप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेमेंट उल्टा आप वहाँ के लिए कर रहे हो तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया, तो ये 4 चीज़ें हम लोग देख के चलते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो स्ट्रक्चर है बीओपी का, आप जब बीओपी अकाउंट बना रहे होते हो तो बहुत ईजी सी बात है, ठीक है। तो इसमें क्रेडिट और पॉजिटिव साइड, डेबिट और नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। क्रेडिट पॉजिटिव, डेबिट नेगेटिव। वैसे यूजली क्या होता है, राइट साइड होता है डेबिट ना, लेफ्ट साइड होता है ना डेबिट, पक्का ना, मुझे याद नहीं है अकाउंट। हाँ, अरे इतना टाइम हो गया पढ़ाया हुआ ना, भूल जाता ओके। तो ये डेबिट पॉजिटिव साइड कहलाएगी और ये क्रेडिट नेगेटिव साइड, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनता है। डेबिट सॉरी क्रेडिट पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया, सॉरी, डेबिट, क्योंकि जो कटेगा वो आपकी जेब, आपके घर से जाएगा, क्रेडिट में तो आपके पास आएगा, उल्टा लिख जाएगा, ठीक है जी। तो ये बीओपी में देखा जाता है। अब जो भी क्या होता है, जो भी पैसा आपकी कंट्री से बाहर जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिकली आउटफ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा।
आउटफ्लो, जो आपके कंट्री से बाहर गया तो वो सब डेबिट हो जाएगा, और जो आपकी कंट्री में आएगा जो कि इनफ्लोज के नाम से भी जाना जाता है वो सब आपका क्रेडिट के नाम से जाना जाएगा, और उसके पॉजिटिव साइड में हम एंट्री करें। ये 3 चीज़ें यहाँ पे देखने वाली बस, ठीक है। बीओपी में डेबिट या नेगेटिव हो जाता है विच इज आउटफ्लो, आपकी कंट्री से पैसा बाहर गया, तो आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपकी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज चला गया, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है तो आउटफ्लो हो गया। किसी ने आपकी कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदी बाहर वाले बंदे ने, तो इनफ्लो हो गया, क्रेडिट या पॉजिटिव साइड आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ बताइए। और इसके बाद ये क्या कहते हैं इसका, तीन तरीके का ये जो स्ट्रक्चर था आपका लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3 तरीके के बीओपी हमारे आते हैं, ठीक है। पहला आपका जैसे इसको तो पहला आपका जैसे हो जाता है आपका सरप्लस बीओपी, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव साइड जो होगी ये क्रेडिट इज ग्रेटर देन नेगेटिव, ठीक है। या फिर इसको बोल देते हैं रिसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स, जो भी मर्जी आप बोल सकते हो, सरप्लस है। फिर बैलेंस बीओपी आ जाता है जिसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर बराबर होगा, या रिसीट्स एंड पेमेंट्स बराबर बराबर होगा, ठीक है। और आपका डेफिसिट बीओपी आ जाता है, इसमें आपका क्या होगा, पेमेंट इज लेस देन पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव एंड रिसीट इज लेस देन पेमेंट, ये चीज़ होती है। मतलब ये सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम में तो डिफरेंट फॉर्म था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जो सरप्लस बीओपी है आपका पॉजिटिव साइड ज़्यादा आएगा तो सरप्लस में रहेगा, क्योंकि पैसा अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा आएगा तो सरप्लस में चलेगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव से ज़्यादा होगा, ऐसी रिसीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो, बात एक ही है, बस उसका लिखने का ढंग अलग है। बैलेंस में दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। और डेफिसिट बीओपी में ही होगा, पेमेंट इज लेस देन पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव लेस देन, हाँ ठीक है, एंड रिसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स, इस तरीके से बोला, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने आप समझ ली, और ये ओवरऑल बीओपी की सिचुएशन को बताता है। अब होता क्या है, आपको एक बार यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बीओपी ना ब्रॉडर टर्म है, बीओपी का जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर 1-2 कंपोनेंट्स और आते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो बीओपी ब्रॉडर है इसके अंदर हम और चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप इसको मान के चलना, हम लार्जर विजन से देख रहे हैं, तो ये जो 4 चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब इंक्लूड होता है, बट इसके कुछ पार्ट्स भी हैं जो इंटरनली इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बताया। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्विक रिकैप दे देता हूँ, जैसे बॉक्स में लिखा हुआ है कि बीओपी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर उन्होंने बोला इसमें विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर आ जाते हैं। तीसरा उन्होंने बोला ये फ्लो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेशनल इनकम में आपने फ्लो इन स्टॉक पढ़ा था, तो फ्लो क्या था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे 1 साल के अंदर जो जो चीज़ें आई गई होंगी वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड ये डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही होता है वैसे सो एंड सो। तो इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड, एंड आउटफ्लोज ऑन द डेबिट साइड, ये मैंने आपके लिए पहले लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, आप लोगों को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ओके ओके ओके, अब जो है जैसे क्योंकि हम लोगों ने बीओपी ब्रॉडर एस्पेक्ट से पढ़ा है, अब इसके थोड़ा सा इंटरनल हम लोग जाएंगे। तो अब आप इसको विजन के कैसे रखना कि बीओपी है, अब इसके अंदर का पार्ट है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली क्या कहता है पहले समझ लेते हैं। तो ये ना बीओपी है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ट्रेड है नैरोअर कॉन्सेप्ट, बड़े छोटे का डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference the amount of export and import of visible item, that is export of goods minus import of goods। अब ट्रेड क्या करते हो आप, तो यहाँ पे देखो सर्विसेज नहीं लिखी हुई है, गुड्स लिखे हुए हैं। ट्रेड किसका करोगे, वैसे तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का होता है, पर गुड्स इंक्लूड कर रखे हैं, तो इसमें इन्होंने बोला एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला है बीओटी का। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना है, तो आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए, तो बीओटी ज़्यादा आएगा,
ठीक है, बीओटी ज़्यादा आएगा तो फेवरेबल माना जाएगा। तो आपका बीओपी जब फेवरेबल हो सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग सरप्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इसको फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं या बैलेंस हो सकता है हमारा, ऐसा बीओटी भी हमारा जो है फेवरेबल या बैलेंस हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है या डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है, तीनों चीज़ें। तो मैं अब पहले ये लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया बीओटी दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने कैसे बोला है कि अब जैसे क्या होता है कि जब हम बीओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या बीओटी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एक्सपोर्ट्स को अगर हम एक्सपोर्ट्स को है पॉजिटिव और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और इंपोर्ट को नेगेटिव और डेबिट साइड में क्यों करेंगे वंशिक ऐसा, क्या लगता है तुम्हें? एक्सपोर्ट्स को पॉजिटिव क्रेडिट और इंपोर्ट्स को नेगेटिव डेबिट। डर क्या में जीत है, माउंटेन ड्यू मंगाओ, माउंटेन ड्यू सर कुछ तो हो गया ना, यही तो चक्कर है ज़्यादा, यही क्या कर रहा है सर मैं बताऊं? हाँ शायद तो सर डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है। डेबिट होता है क्रेडिट होता अगर है ना कि एक्सपोर्ट डेबिट होता है तो इंपोर्ट क्रेडिट होता है। अरे एक्सपोर्ट में पॉजिटिव साइड क्यों लिखेंगे, पर एक्सपोर्ट की है। वैल्यू डेबिट होता है तो उसमें पॉजिटिव और भी सॉलिड रीजन कोई दे क्योंकि सर वो ज़्यादा बता रहे हैं। अरे एक्सपोर्ट बीओटी है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट में पैसा आता है ना, तो एक्सपोर्ट गया तो पैसा ही तो है ना। हाँ वही तो बोल रहे हैं और क्या है वही। यही बोल रहा था। हाँ और क्या बोल रहे हो? तो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से पैसा आएगा नहीं, सिंपल सी बात है, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। जब पैसा अकाउंट में तो ये करते हो क्रेडिट। सर वो लोग तो घुमा देते हैं डेबिट क्रेडिट में, तो हाँ। चार मतलब बता दिए। वो छोड़ दो, यहाँ पे ये है सिंपल, ठीक है। इंपोर्ट में इन्होंने बोला नेगेटिव और डेबिट साइड होता है, ठीक है। सिंपल इंपोर्ट में आपका क्या होगा, बाहर से मंगाओगे तो आपकी कंट्री से पैसा जाएगा। ये बेसिकली आप याद रखना सब फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज को ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बीओटी पे। तो ट्रेड में हम अपनी कंट्री का, फॉरेन एक्सचेंज भी हमने अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, ये भी अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया, मैंने पहले बता दिया था, प्लीज ध्यान देना। इसमें भी वही चीज़ है, बीओटी आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। सरप्लस जब एक्सपोर्ट्स आपके ज़्यादा हो इंपोर्ट से, ठीक है। और बैलेंस, ठीक है, जब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट बराबर बराबर हो, ठीक है। और डेफिसिट जब एक्सपोर्ट्स आपके कम हो जाएंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, ठीक है। ये चीज़ बता रहे इंपोर्ट केस में ज़्यादा, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे भी होती है। बट क्योंकि ये इसके अंदर का पार्ट है तो ये एक साइड पे एंट्री इसकी चल रही होती है और इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली देखोगे पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो सबसे ज़्यादा ट्रेड, सबसे ज़्यादा काम किसका होता है, गुड्स का। तो गुड्स का इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट आपके बीओपी सिचुएशन पर पड़ता है, ये बताया। ओके, और इसका फिर उन्होंने ना डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, बुक में ही है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लीजिएगा इसको। वैसे भी जो पढ़ रहे हैं वो भी था ही। अब जैसे इसमें ना डिफरेंस दे दिया, बीओटी और बीओपी में डिफरेंस दे दिया है इन्होंने। तो क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। बीओपी क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन द रेस्ट ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखता है बस, ये छोटा है, ठीक है। बीओटी जो है विजिबल आइटम रिकॉर्ड करता है। अब देखो ये क्या था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ, ये सारी क्या है, विजिबल आइटम्स, ठीक है, ये सारी विजिबल आइटम्स। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, बीओपी इंक्लूड विजिबल आइटम भी, इनविजिबल भी, यूनिलेटरल भी और कैपिटल ट्रांसफर भी, ये चारों चीजें इंक्लूड करता है। फिर उन्होंने बोला कैपिटल ट्रांजैक्शन, बीओटी में कैपिटल नेचर का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेड का है, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट, मशीनरी कुछ नहीं लिया जाएगा, लैंड रैंड कुछ नहीं लेंगे इसमें, या और बीओपी में क्या होगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला स्कोप क्या है, बीओटी जो है नैरोअर कॉन्सेप्ट है और ये बीओपी अकाउंट का पार्ट है, ठीक है। तो बीओपी वाले भैया हमारे बड़े हैं, बीओटी वाले छोटे भैया हैं। और बीओपी क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि बड़े भैया हैं, ठीक है। सेटलमेंट की अगर हम लोग बात करें, अब जैसे ये लाइन, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको ना इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि ये 1 मार्कर आ जाता है। कहते हैं अनफेवरेबल बीओटी
कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कह रहे हैं, अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका अनफेवरेबल बीओटी आता है, जैसे डेफिसिट है फॉर एग्जांपल, अगर बीओटी में आपकी कमी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम है, जिसको इसको हम लोग अनफेवरेबल के नाम से भी जानते हैं, जो डेफिसिट होता है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, अनफेवरेबल, ठीक है, जो हमें पसंद नहीं है या हमारे मतलब का नहीं आया। तो अगर इसमें कुछ कमी आती है, बट अगर फेवरेबल बीओपी आ जाता है हमारा, अब बीओपी बड़ा है, फेवरेबल बीओपी का मतलब क्या हो गया, सरप्लस हो गया। सरप्लस यानी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास सारी चारों ट्रांजैक्शन में फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़्यादा है और गया हमारे यहाँ से कम है। तो जब वो ज़्यादा होएगा तो यहाँ पे अगर कुछ कमी आ रही होगी तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो बीओबी से बीओटी को पूरा किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। बट इन्होंने बोला कि अगर बीओबी अनफेवरेबल है, ठीक है, पूरा बीओबी अनफेवरेबल है, तो बीओटी को फिर ठीक नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीओपी अनफेवरेबल आ गया तो इसका कहने का मतलब हमारे यहाँ से जो है फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा चला गया, बाहर से बहुत कम आया, ऑलरेडी बड़े लेवल पे बैलेंस खराब हो गया ना, तो उसको बीओटी में ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लाइन लिखी हुई है, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, बट अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ अनफेवरेबल बीओटी। ये चीज़ है, वो लाइन लिखी हुई है, बस मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी। इसमें किसी को डाउट है, ये 1-1 मार्कर आया होगा, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं आया लगता। आ गया। अच्छा, मंजी को समझ आ गया, ईशान तनिष क्लियर है, क्लियर समझ आ गया, पक्का ये नहीं आया, पूछना दोबारा बता दूंगा। इधर समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट, ओके जी। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। अब जो है हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आपके बुक में आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसको मैं बोर्ड पे भी करके समझा देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। ये मिटा दूँ? अब ये दोनों चीज़ें अगर समझ आ गई हैं, ठीक है, तो ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपको एक जगह एक पिक्चराइजेशन देंगे और आपको थोड़ा सा उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करके समझना है, ठीक है। बहुत इजी है वैसे, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। इन्होंने बात करी है कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी के बारे में। अब इसमें जो है दो कंपोनेंट होते हैं हमारे, ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है, अकाउंट वाले बच्चों को लग रहा होगा क्या ही पढ़ रहे हैं दोबारा से, ठीक है, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट्स यहाँ पे होते हैं, करंट एंड कैपिटल, ठीक है जी। तो ये कंपोनेंट्स है एक्चुअल वाले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जैसे अभी हमने चार चीज़ें पढ़ी थी बीओपी में, जो चार चीज़ें रिकॉर्ड होती है, क्या क्या पढ़ा था? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ना जो भी हमने पढ़ी, वो इसका पार्ट है, और कैपिटल वाला सीधा यहाँ आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं, सिंपल है भाई साहब। चाय में पानी डालो, पानी में चाय, एक की बात है। क्या हुआ जैसा चाय पानी? देखो, चाय में पानी डालो या पानी में गलत चाय, लॉजिक था। दूध में पानी डालो या पानी में दूध, नहीं, ये भी वैसे सही है। वो चाय का टेस्ट नहीं आता। चाय में अगर हम पानी डाल देते हैं, डाल सकते हैं, ग्रीन टी बन जाएगी उससे, और पानी में हम चाय डाल देते हैं, पानी में चाय पत्ती डाल, सही तो लॉजिक है यार, गलत फिर करवा रहे कैसे? हैं। पानी में चाय पत्ती डाल दो, चाय बन जाएगी, और चाय में पानी डाल दो, ग्रीन टी डाल दो, तो चाय ग्रीन टी बन जाएगी। से क्या बोली जा रहे हो? कोई भी छोड़ो यार, मेरे लॉजिक समझ नहीं आया। हाँ, तो करंट अकाउंट, इसमें इन्होंने, अब जैसे अभी हमने करंट अकाउंट की बात करी है, तो करंट अकाउंट क्या कह रहा है? रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें क्या आ गया? सबसे पहले एक्सपोर्ट, ठीक है, दूसरी आइटम क्या आ गई? इंपोर्ट, फिर इन्होंने बोला यूनिलेटरल ट्रांसफर, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक
ठीक है, तो ये सब यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट में। अब देखो हम बीओपी कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी पढ़ रहे हैं, बीओपी बड़ा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना ये दोनों क्या है, ये बीओटी है, ये बीओटी है। तो यानी अगर आप बीओपी का अकाउंट बना रहे हो तो बीओपी के करंट अकाउंट के अंदर बीओटी अकाउंट आ जाता है। समझ आ गई बात? बीओपी के करंट अकाउंट के अंदर बीओटी आ जाता है। सीधा ही तो है, आप कौन से मैंने सांप सीढ़ी खेली है, ऊपर से नीचे आ गए। सर बीओपी से बीओटी पे आ गया। तो अरे बीओपी बड़ा कंपोनेंट है ना, बीओपी के दो मेन कंपोनेंट्स है, करंट और क्या बदल है, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, वो बीओटी तो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वही बताया मैंने, सिंपल है और क्या है। समझ आई तनिष? सो मत जाना प्लीज, घोड़े खुल गए। एक तो अकाउंट पिछले साल पल्ले नहीं पड़ी, इस साल वैसी कोरोना हो गया और ये साल ने अकाउंट घुसा दिया। क्या ये कीरत ने तो किया है मेरे साथ, मुझे याद है, किया वाला कीरत वाला। ठीक है, तो करंट अकाउंट बीओटी का ये बताया मैंने, तो तुलिका तुमने भी क्लास ब्रेक करी थी वाली शायद मुझे लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बीओटी का पार्ट है, इसलिए मैंने एरो बना के लिख दिया, याद रहेगा था। ठीक है, और वीडियो तो रिकॉर्ड हुई थी, तो ये बताया। और तो आपका जिसमें आ गया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीओटी है, तो ये विजिबल, ये बेसिकली आपका विजिबल आइटम भी हो गया एक तरीके से। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर तो हो ही गया, तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड इनविजिबल का क्या सर? इनविजिबल भी बताते हैं, इनविजिबल भी है, तो यहाँ पे इनविजिबल भी आइटम्स हैं। ठीक है, सर्विसेज भी आ जाएंगी यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट गुड्स, हाँ सर्विसेज लिखा हुआ है, तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। तो ये इनविजिबल आइटम भी यहाँ पे, तो ये विजिबल है, ये इनविजिबल है, बट मैंने आपको बता दिया बीओपी के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर बीओटी आ गया। ठीक है, ये चीज़, तो ये तो पहली चीज़ हो गई। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं एक एक करके पहले पढ़ देता हूँ, फिर हम कैपिटल वाले पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, क्योंकि एक एक करके पढ़ेंगे तभी क्लियर है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। सबसे पहले इन्होंने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड बोला, ये तो विजिबल है, क्लियर है, हमने पीछे भी पढ़ लिया। मेजर ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गुड्स का होता है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड, ये मैंने आपको बता दिया था पहले। इंपोर्ट अगर करा रहे हो तो नेगेटिव साइड लिखोगे, डेबिट साइड, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव या फिर क्रेडिट साइड लिखते हो। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इनविजिबल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी होता है, जैसे इन्होंने बताया, नॉन फैक्टर सर्विसेज सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, पेमेंट्स आर ईदर रिसीव्ड और मेड। सर्विसेज तीन तरीके की हो सकती है, वैसे तो बहुत होती है, जैसे शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बताया, इसमें भी वही ट्रीटमेंट है, बाहर से पैसा आएगा पॉजिटिव क्रेडिट, यहाँ से पैसा जाएगा नेगेटिव डेबिट। ठीक है, ये बताया। फिर यूनिलेटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी टू एंड फ्रो है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन होती है, बुक में लिखा हुआ है। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन में गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंसेज वन वे ट्रांजैक्शन है, एंड दीज रेफर टू दोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स व्हिच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। आप इसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने डोनेशन दिया, पेमेंट दे दी किसी को वन एक तरफा, तो ये सब चीज़ें आप इसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। एंड रिसीट ऑफ यूनिलेटरल, अगर आप बाहर से पैसा आएगा क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड, और यहाँ से पैसा जाएगा डेबिट नेगेटिव साइड, ये बताया। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है, इनकम एंड रिसीट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, तो ये भी आप याद रखना, इनकम एंड रिसीट्स, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो टू एंड फ्रो ही हम लोग भी पढ़ रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट इनकम हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम जो भी हो सकता है आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेशनल इनकम में भी हमने पढ़ा था RRIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से आ जाता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट आपने अगर प्रॉपर्टी ले ली लंदन में, वहाँ से रेंट आ रहा है आपको, तो रेंट का हो गया। आपने किसी को लोन दिया हुआ है या किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। प्रॉफिट अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से कोई प्रॉफिट आ रहा है, या स्लीपिंग पार्टनर हो, किसी भी सेंस में हो सकता है, तो इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, पक्का? ठीक है, चलो अब आगे वाली बात समझो, बुक में ही देख लेना। करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम। ये क्या कहता है
क्योंकि करंट अकाउंट सारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के रिकॉर्ड करता है, जिससे हमारा इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होता है। अब डायरेक्टली देख रहे हो ये सब काम वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, इससे हमारा इनकम एंड आउटपुट डिपेंड करता ही करता है। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे पॉजिटिव रहेगा करंट अकाउंट, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम होएगा तो दिक्कत आएगी, यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा या बैलेंस के आसपास ही रह जाएगा। तो इट शोज नेट इनकम जनरेटेड इन द फॉरेन सेक्टर। अब इन्होंने डिफरेंस दिया है, देखो बैलेंस ऑन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट का। अब करंट अकाउंट क्या है, बीओपी ब्रॉडर है, बीओटी के हिसाब से फिर करंट अकाउंट भी ब्रॉडर हो गया, ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर बीओटी आता है। तो इसमें दो डिफरेंसेस इन्होंने दिए हुए हैं। क्या कहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। तो यहाँ पे विजिबल भी आ रहा है, इनविजिबल भी आ रहा है, ठीक है। और स्कोप क्या है, बीओटी फिर नैरोअर हो गया, करंट अकाउंट फिर वाइडर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वेरी वाइडर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये वाइडर और ये नैरो, ये नहीं पता है। तो ऐसे करके ये फ्लो चल रहा है, इधर से ये इधर से, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया। अब इसमें भी इन्होंने क्या बोला है कि एक चीज़ घुसा दी है इन्होंने कि बैलेंस करंट अकाउंट का भी बैलेंस होता है अपना, ठीक है, अपना करंट अकाउंट का बैलेंस होता है। तो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट आ सकता है, हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्या लगता है, देख के लगता है इस बैलेंस सरप्लस और डेफिसिट हो सकता है, हो सकता है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो इसमें करंट अकाउंट का भी सरप्लस और डेफिसिट आएगा, ठीक है, और बैलेंस भी आएगा। बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इन्होंने देखो क्या मेंशन किया हुआ है कि आपका करंट अकाउंट रिसीव, जब भी आप गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट करें, रिलेटेड ट्रांसफर्स है, ये सब तो आप पॉजिटिव साइड पे लिख देते हो, पेमेंट देते हो तो नेगेटिव साइड पे लिख देते हो। तो नेट वैल्यू आपका सरप्लस या डेफिसिट शो करता है। सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट आइटम ज़्यादा होंगी, डेबिट आइटम कब होगी, इससे हमें क्या पता चलेगा, इनफ्लो ज़्यादा है ना, फॉरेन एक्सचेंज का। एंड CAS arises when the value of export of goods and services is more than the value of import of goods and services। इसका मतलब ये है, CAS signifies that nation is a lender to the rest of the world। लेंडर है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, लैंडिंग इन द सेंस इन्होंने ये बोला है फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट में इसका सब उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइड होएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये सारी आइटम जो है नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है, इट सिग्निफाइज नेशन इज अ बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट भी करा रहे हैं, गुड्स सर्विसेज भी इंपोर्ट करा रहे हैं, सब चीज़ें इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में डेफिसिट आ जाएगा। तो इसमें करंट अकाउंट में आपका सरप्लस एंड डेफिसिट दोनों होता है। बुक में बड़ा इजीली लिखा हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। करंट अकाउंट ये चीज़ बताया, समझ आई यहाँ तक, स्टेप वाइज सिंपली है, समझ आ गई, ओके चलो ठीक है, ओके ओके। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद आता है वो है ये वाला अकाउंट, कैपिटल वाले भाई साहब। तो ये रह गए थे हमारे, ठीक है। तो करंट अकाउंट में थोड़ी सी आइटम ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है। कैपिटल अकाउंट इसमें यही बोला है, बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, विच, ध्यान देना, विच कॉज अ चेंज इन द असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज में अगर चेंज आ रहा है ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन में, और रेजिडेंट्स के में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। ये आपका कैपिटल नेचर में हो जाता है। और हो सकता है, देखो अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और कैपिटल ट्रांजैक्शन, जैसे अगर मेरा सिंपल सी बात है कि कोई अगर बाहर से आके मेरी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा। पर अगर मैं बाहर जाके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से पैसा चला जाएगा, कैपिटल है। मैं बाहर से मशीन मंगा रहा हूँ कोई अपना काम करने के लिए, तो मेरे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज चला गया, बट मैं यहाँ से मशीन बना के भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ पैसा आएगा, विच इज़ वेरी सिंपल। आप इंडिविजुअल लेवल पे देख सकते हो, ऐसे सरकार भी कर सकती है। पंखा चलाऊंगा, गर्मी लग रही है, सही है ना, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। अब ये क्या कहते हैं, ये सब लायबिलिटी फाइनेंशियल नेचर की है। कैपिटल अकाउंट जो है दो चीज़ों के लिए यूज होता है, ये अंडरलाइन कर लेना, 1 मार्कर है। फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में अगर आपकी कोई गड़बड़ आती है डेफिसिट में, यानी अगर कमी आती है, तो यहाँ से उठा के इसको बराबर कर देंगे, यहाँ से उठा के इसको बराबर कर देंगे। मतलब इधर कोई अगर बैलेंस आपका कम आता है, तो इधर से उठा के आपने इधर डाल दिया। जैसे अगर सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, सिंपल सी बता रहा हूँ,
आपका बिजनेसमैन जो होता है इंडिया में उसका करंट अकाउंट होता है ना, उस नाम से चलेगा, और एक सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। अगर आपके करंट अकाउंट में पैसा कम है कि मेरा चेक क्लियर होना है या पेमेंट देनी है किसी को, तो आपने क्या किया, सेविंग अकाउंट से निकाल के दे दिया, तो करंट अकाउंट का बैलेंस सेविंग से पूरा कर दिया। यहाँ का सेविंग क्या है, कैपिटल है, ठीक है, नॉट सेविंग, ये तो नहीं होता पर कैपिटल। तो क्या अगर डेफिसिट यहाँ पे आता है, बुक में लिखा हुआ है, आप यहाँ से उठा के पूरा कर देते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला अब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अब यहाँ का अगर कोई सरप्लस होएगा, डेफिसिट यहाँ का है तो इधर से पूरा हो जाएगा, इधर का कोई सरप्लस होगा तो इधर हो जाएगा अटैच, ठीक है। इसको उठा के इधर कर देंगे, उसको उठा के इधर कर देंगे, ये चीज होगा स्वैपिंग, ठीक है। इधर का डेफिसिट इधर से पूरा हो जाएगा, इधर का सरप्लस इधर आएगा तो इधर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर इधर सरप्लस आ जाता है तो आप इधर ले जा सकते हो, ठीक है, और इधर डेफिसिट आता है तो यहाँ से पूरा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपली होता है, बस एक दो पेज बचे हैं, बस रो मत प्लीज, दो पेज बचे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कैपिटल अकाउंट किसी फाइनेंशियल ट्रांसफर से है, सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। इससे हमारा, अब जैसे इससे तो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होता है, इससे हमारा कोई इनकम आउटपुट इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर पैसा है कुछ है, आपका मन करेगा आप इन्वेस्ट करोगे, नहीं करेगा नहीं करोगे, डिपेंड करता है। तो इसमें इन्होंने कंपोनेंट्स कैपिटल अकाउंट के बता दिए हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना प्लीज, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रो, ठीक है, दोनों चीज आ रही है, टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग, बोरो कब करोगे बाहर से, लेंड कब करोगे यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो दोनों चीजें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। तो इसमें इन्होंने बोला है borrowings and lendings from abroad where private sector government receipt of such loan and repayment of loan by foreigners are recorded on the positive credit side। अगर आपको जैसे मैं जो है यहाँ पे हूँ, मैंने तनिष्क को लोन दिया हुआ है और तनिष्क 5 साल बाद मुझे पैसा वापस दे रहा है, तो मेरे पास फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, मैं पॉजिटिव साइड पर, गवर्नमेंट भी उसको पॉजिटिव क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है, रीपेमेंट ऑफ लोन भी आ जाता है। फिर उन्होंने बोला ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ लेंडिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर, अगर आप बाहर पैसा भेज रहे हो, जैसे किसी कंट्री को जरूरत पड़ेगी कि हमें पैसा दे दो, तो लेंडिंग अब्रॉड एंड रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड एज नेगेटिव और डेबिट एंड, ठीक है, बाहर जाएगा तो नेगेटिव डेबिट, सिंपल सा फिनोमेना चलता है, पैसा आया पॉजिटिव कर दो क्रेडिट साइड, पैसा गया नेगेटिव डेबिट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। आधे चैप्टर में यही हो रहा है, पूरे में यही हो रहा है एक्चुअली। फिर उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रो अब्रॉड, ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ये भी टू एंड फ्रो दोनों देखा जाए, ठीक है। तो इन्वेस्ट भी करते हैं लोग, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, मेरी कंपनी के शेयर किसी बाहर वाले बंदे ने खरीद लिए या रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, ये जो इन्वेस्टमेंट है पॉजिटिव क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, पैसा बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आएगा मेरी कंट्री में। सेकेंड उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेजिडेंट शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, मैंने तनिष्क की कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मेरे यहाँ से पैसा गया तो हमारी करेंसी बाहर चली गई, तो ये नेगेटिव साइड आएगा। मैंने तनिष्क का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, मैंने वहाँ जाकर उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो वो सब नेगेटिव साइड पर चला जाएगा। तो ये सब क्या बोलेगा, आउटफ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, इनफ्लो जो पैसा आ रहा है, आउटफ्लो जो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ बताई। इसमें सबसे पहले अब जैसे बॉक्स छोटा सा नीचे दिया हुआ है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रो अब्रॉड इंक्लूड 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, पता है किसी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, FDI सुना होगा किसी ने, सुना तो होगा FDI, वो इधर आके इन्वेस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल इधर आके इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, FDI, ठीक है, इसको बोलते हैं। ये आपकी वो वाली नहीं है FD आपकी आ गई मैच्योर होके, FDI नहीं आती, ऐसे बुलाते रहोगे। FDI बेसिकली जैसे हमारे रिटेल इंडिया में हमारे रिटेल सेक्टर जो है उसमें 100% FDI अलाउड है। 100% FDI का मतलब बाहर की कंट्री का जो भी बंदा रिटेल सेक्टर में पैसा लगाएगा, पूरे का पूरा 100 पैसा लगाए, 100% प्रॉफिट ले जाए बाहर का बाहर, ठीक है, सारे का सारा। जैसे हमारा जब हमारे इंडिया में 80s में मारुति सुजुकी का टाइप होता है, मारुति गवर्नमेंट है, सुजुकी जापानीज है, तो मारुति सुजुकी का जो एक टाइप हुआ था जॉइंट वेंचर 51-49 का था, 51% गवर्नमेंट इंडिया का था, 49% सुजुकी का था, इस पर चल रहा था। अब तो धीरे धीरे ये लोग अलग हो रहे हैं, ठीक है, ये शेयर चल रहा होता है, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर के लोग जैसे किरण बोला यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो
तो जैसे लैंड खरीद ली, बिल्डिंग कर दी, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब इस केस में क्या होएगा, जब बाहर के लोग हमारे यहाँ पे एफडीआई करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा ही, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ये चीज़ होगी। और पहली चीज़, और हम भी बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होती है। पोर्टफोलियो क्या होता है, रादर देन आप एक जगह पैसा लगाओ, आप अलग अलग जो है उसमें पैसा लगाते हो, ठीक है, स्कीम्स में। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, कभी जिसने सुना होगा, तो म्यूचुअल फंड का पैसा सिर्फ एक सेक्टर में नहीं लगता, इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गया, हेल्थ में लग गया, रियल एस्टेट में लग गया, एजुकेशन में लग गया, इस तरीके से लगा रहे होते हो। इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा हर जगह इन्वेस्ट कर दो, और आजकल तो सबको बताया ही जाता है, ठीक है। तो ये बताया है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट such that it does not give any direct control over the asset to purchase it. For example, purchase of share. It also includes foreign institutional investment. तो ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दोनों तरीके से, FII। तो ये देखा जाता है टू एंड फ्रो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, FDI तो नहीं है, और आपका पोर्टफोलियो। तीसरी चीज पे ध्यान देना, इसका भी 1-2 मार्कर आजकल आ रहा है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बट आ जाएगा, इजी है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन मेंटेन करता है, पता है किसी को? किसके पास होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास होता है? हाँ, आंटी आई, जोर से बोलो यार, मतलब तो चलेगा नहीं, किसने बोला, बोल लो। आरबीआई, इसलिए बोल रहा था, जोर से बोलो। सही था। और क्या, बैंक में जमा हो जाते हैं। बैंक के थ्रू सारा डीलिंग आरबीआई करती है। सारा फॉरेन एक्सचेंज किसके पास है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, आरबीआई मेंटेन करती है। इसलिए कुछ भी कर सकती है आरबीआई, इसको निकाल के अपने पास भी रख सकती है, आरबीआई मार्केट में फ्लो भी बढ़ा सकती है। तनिष मूड होना है तो बोलो या पानी पियो, नहीं सही है ना। तो इसमें छेड़ाखानी आप कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा कि ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास इम्पैक्ट अगर हम सिंपली देखें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब बढ़ सकता है आरबीआई का, जब हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से पैसा जितना ज़्यादा हमारे पास आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई का बढ़ेगा। ये तो दिखने को मिलता ही है हमें, सीधी सी बात है। और हमारे यहाँ से जितना ज़्यादा पैसा बाहर जाएगा हमारी करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपके बदलाव आते हैं। अगर ये देखा जाए, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये फाइनेंशियल एसेट्स है गवर्नमेंट के, जो किसके पास होते हैं, आरबीआई के पास। सेंट्रल बैंक कौन सी है हमारी, आरबीआई। तो कहते हैं चेंज इन रिजर्व सर्व एज द फाइनेंसिंग आइटम इन इंडियाज बीओपी, ठीक है। अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो बीओपी में फाइनेंसिंग का तरीका हो जाता है। जैसे मैंने बोला था ना, डेफिसिट अगर करंट अकाउंट में होता है तो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से इसको पूरा कर दो, फाइनेंस कैपिटल अकाउंट फाइनेंस कर देगी। मतलब भैया तुम ऐसे पैसा ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर की बात है, ये घर की बात तो है, नहीं को बना रहे, ये चीज़ बताए। अब ये क्या कहते हैं, एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स, ठीक है, एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व। अब मैं हूँ आरबीआई, मैंने पैसा विड्रॉ कर लिया, रिजर्व से पैसा नहीं, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, ठीक है, और ये सब मैंने पैसा निकाला, इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, इज रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव क्रेडिट साइड, ये ध्यान देना। अब ये कह रहे हैं, आप तो आरबीआई वाले भाई साहब, आप ये कह रहे हो मेरे पास रिजर्व पड़ा है, मैंने विड्रॉ कर लिया, तो ये पॉजिटिव क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव क्रेडिट साइड पर क्यों होगा? ओके, आरबीआई देखो सिंपल सी बात है, आरबीआई डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन कौन करता है, हम लोग करते हैं, हम सारी जनता बैठी हुई है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज उसके बाद रिजर्व रहेगा, वो क्या करेगा, उसके बाद जब तक प्रियांशी डिमांड नहीं करेगी, शान नहीं करेगा, तनिष नहीं करेगा, किरण नहीं करेगा, तो करेगी, उसके बाद पड़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही वो रिजर्व निकलता है, वो कहाँ जाके ऐड होता है, यहाँ पर, तो बीओपी में फाइनेंसिंग की तरह काम करेगा, वो जाकर रिकॉर्ड होगा पॉजिटिव क्रेडिट साइड पे। तो जब भी आरबीआई विड्रॉ करती है, रिजर्व्स अपने निकालती है, तो वो बीओपी के पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड हो जाता है। वही इन्होंने यहाँ पे बात है, रिकॉर्डिंग ऑन द पॉजिटिव क्रेडिट साइड एंड एनी एडिशन टू दिस रिजर्व। और अगर क्या कर रहे हैं, सारे का सारा पैसा रिजर्व में डाला जा रहा है, तो वो नेगेटिव और डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ये इन्होंने बताया। इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स। तो ये बीओपी अकाउंट में डायरेक्ट इफेक्ट दिखाता है। आई बात समझ नहीं आई, ये बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई, किस किस को नहीं आई, किसी को नहीं आई, निशान नहीं आई, आ गई। वेस्टर्न यूनियन टाइप है। वेस्टर्न यूनियन को तो कंट्रोल करने वाला आरबीआई है ना, हाँ, वही जैसे बैंक
है, पैसे नहीं है, तो पैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, तो उसने पैसे रिसीव कर लिए तो करंट अकाउंट में घूम रहा है। पर आरबीआई तो आपका एक्चुअली में कंट्रोलर ऑफ रिजर्व है ना, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आरबीआई क्या करता होगा। आरबीआई के पास सारे का सारा रिजर्व है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने 50 लाख रुपए सेव करके रखे हुए हैं, पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे हो उसका, ठीक है। और अगर हम लोग इसको बोलेंगे वो पैसा आप अपने अकाउंट से निकालोगे और आपको अपने बिजनेस में डालना है, तो बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा? पॉजिटिव। बट उसी बिजनेस से कमा के आप पैसा फिर सेव कर रहे हो, तो उसके लिए वो नेगेटिव हो गया ना, उसके लिए सारा कम हो गया, तो सारे का सारा पैसा आपने आगे निकाल के दोबारा वहाँ पे लगा दिया, तो वो फ्लो खत्म हो गया। तो एक्चुअली में आरबीआई क्या कर रही है, इकोनॉमिकल फ्लो में लेके आ रही है उसको, और कुछ नहीं कर रही। ये आरबीआई के पास पैसा पड़ा है, वो इकोनॉमिकल फ्लो में नहीं है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है। रिजर्व मतलब क्या है, आपने रिजर्व लगा रखा है। जैसे बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, रिजर्व पे मार देते हैं, 2.25 लीटर पेट्रोल पे चलेगी जब तक चलेगी, ठीक है, ये चीज़ करेगा। ऐसे ही यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हैं, आरबीआई पैसा निकालता है रिजर्व से, तो बीओपी के क्रेडिट पॉजिटिव साइड पे चला जाता है, और आरबीआई जब पैसा अपने पास जमा कर लेता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो वो नेगेटिव क्रेडिट साइड पे चले, क्योंकि ना आपके बीओपी अकाउंट से निकल गया वो, ठीक है। ये चीज़ बताइए, अब समझ आया? ठीक है। इसमें भी आपका बैलेंस और सरप्लस होता है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें आपका डेफिसिट और सरप्लस हो जाता है दोनों चीज़ों का, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में भी तो वही चीज़ है, जैसे अब टू एंड फ्रो और बोरिंग एंड लेंडिंग, आपने ज़्यादा बोरो कर लिया या लेंड कर लिया, तो उसका इम्पैक्ट आपका। बोरो करोगे तो वैसे तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आपको पैसा वापस करना है, पर बोरो करने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, तो इससे सरप्लस हो जाएगा हमारा। पर लेंड कर दोगे तो कम हो जाएगा, तो डेफिसिट हो जाएगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पर, इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा होगी या फिर सरप्लस हो जाएगा, पर बाहर कर दोगे तो डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका कैपिटल अकाउंट में भी आपका सरप्लस और डेफिसिट होता है, ठीक है। समझ आई बात? तो लिखो या नहीं आई? इधर सबको समझ आ गई? ऑनलाइन वाले ग्राहक समझ आ गए आपको सबको? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। फिर ओके जी, तो ये थोड़ा सा ही बचा है, 5 मिनट दे दो मेरे को। हाँ एक ही पेज बचा है एक्चुअली। तनिष बोलो, पक्का नींद आ रही है मेरे को, लग रहा है तुम्हें? ओके जी, सो 5 मिनट बस दे दो, बस खत्म हो गया ये। इसको मैं रब करूँ, इसमें से किसी को कुछ नहीं पूछना डेफिनेटली, ठीक है, पक्का। इसको मैं रब कर दूँ, ठीक है। 2 मिनट बस आप और या तो इसमें सरप्लस डेफिसिट मैंने बता दिया। अब देखोगे 12.6 जो नई बुक है उसमें ना आपका ये लिखा हुआ है ग्रे बॉक्स में, इन एडिशन टू करंट एंड कैपिटल अकाउंट देयर इज वन मोर एलिमेंट इन बीओपी नोन एज एरर्स एंड ओमिशंस। हिंदी में इसको बोलते हैं भूल चूक माफ। पेज नंबर बताओ। 12.6 ऊपर दिया हुआ है, एरर्स एंड ओमिशन विच इज द बैलेंसिंग आइटम विच रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली। ये 1 मार्कर आ जाता है। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब हम इनएक्यूरेटली जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन या नहीं कर पाते, तो एरर्स एंड ओमिशन। तो जैसे बेसिकली क्या हुआ, आप ना बैलेंस करने के लिए मिसलेनियस कुछ खर्चे डाल दिए ताकि बैलेंस कर दिए, ऐसे ही ये लोग कभी कभी कर लेते हैं एरर्स एंड ओमिशंस का यूज़, ठीक है। और इसमें इन्होंने फिर कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस इन्होंने बता दिया, वो तो हमें यहाँ पे देखने को भी मिल गया, ठीक है, जो कि हमने क्लियरली ऐसे करके समझ भी लिया है। अब जो है लास्ट जो बात है, 2 टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें से भी आजकल क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। 2 आइटम्स यहाँ पे आपकी और कंसिडर करी जाती है, ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। मैं इसका पहले डिफरेंस पढ़ देता हूँ, ठीक है, फिर हम उसके वीडियोस पे आ जाते हैं। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम ये भी इसके अंदर का पार्ट है। तो कहते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बीओपी कैन बी कैटेगराइज्ड एज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। अब जैसे ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसी में से कुछ आइटम ऐसी हैं जिसको ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ऑटोनॉमस आइटम रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हिच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑटोनॉमस कौन सी आइटम है जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करा जाएगा, ठीक है, मेरे को इसमें फ़ायदा होगा। जैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखोगे, प्रैक्टिकली, ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो प्रॉफिट मोटिव है, जब आप मान के चलो आपने किसी में इन्वेस्ट किया प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। Accommodating item क्या on the other hand refers to the transaction that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous transaction. Autonomous items में transaction items में जो भी transact करोगे वो transaction ही कहलाती हैं। item या transaction एक ही बात है, ठीक है।
तो इसमें इन्होंने बोला कि अगर किसी भी तरीके का डेफिसिट और सरप्लस कवर कर रहे होते हो तो उसको हम लोग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के नाम से जाने। अकोमोडेट करना मतलब चलो हमने कर दिया, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपके करंट अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपने सेविंग से निकाल के पूरा कर दिया, ये क्या किया, अकोमोडेट कर दिया, इधर से निकाल के उधर कर दिया, जुगाड़ बचा, ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब इससे बीओपी अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, ये इंडिपेंडेंटली चलते हैं, अकेले हैं, चलते रहेंगे हम। अकोमोडेटिंग क्या कहते हैं, आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन द बीओपी अकाउंट। जैसे अभी हमने क्या किया, इधर का कोई गड़बड़ था, यहाँ पे कोई था, इधर से ले लिया, इधर का कुछ था, इधर कर लिया, बीओपी अकाउंट इससे हिलेगा नहीं, बराबर बराबर रहेगा। इधर 1 लाख करोड़ फालतू आ गया, इधर ले गए, कुछ इधर कर दिया, कुछ इधर कर दिया, इस तरीके से। फिर उन्होंने बोला ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है करंट और कैपिटल में दोनों में होती है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो प्रॉफिट यहाँ पे भी कमा रहे हो, यहाँ पे भी कमा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, आप जैसे और ये जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तो छोड़ दो, एफडीआई पोर्टफोलियो, इन सब में आपको फायदा निकलता है, ठीक है, ये चीज़ देखिए। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये मैं बता ही रहा हूँ, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होंगे, ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में होंगे, ये याद रखना। ऑटोनोमस दोनों में हो सकती है, अकोमोडेटिंग सिर्फ यहाँ पे होगी। एंड ऑटोनोमस आइटम जो भी हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल, दीज आइटम्स आर आल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स, अबव द लाइन, एंड अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन बोला जाता है, ठीक है। एक लाइन खींच दो, लाइन खींचोगे अबव द लाइन हो जाएगा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस या आइटम्स, और बिलो द लाइन हो जाएगा आपका अकोमोडेटिंग आइटम्स, ये नहीं होता, ठीक है। इसका डिफरेंस है, वैसे भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, और ये अगर इसका रिव्यू कर रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है, पैटर्न भी समझ आ जाएगा। अब एक फटाफट इसमें दोनों डेफिनेशन दी हुई है मैंने आपको ये पहले बता दी। ऑटोनोमस प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट होता है बीओपी का। फॉर एग्जांपल इफ अ फॉरेन कंपनी, अगर एक बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, वो क्या कमाएगी, प्रॉफिट। ये जो ट्रांजैक्शन है इंडिपेंडेंट है बीओपी सिचुएशन से, इंडिपेंडेंट है। इन्वेस्टमेंट से एक अलग बात है, हालांकि हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का ये काम चल रहा है, बट इंडिपेंडेंट चलेगा, हमारा ट्रेड एंड सर्विसेज तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, ये चीज़। तो इसका हमें काम होता है, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बोथ ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, जैसे करंट अकाउंट में बोला है इन्होंने, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तो ये आप देख रहे हो, ये दोनों चीज़ें, ये ऑटोनोमस है, पहली बात। और कैपिटल अकाउंट रिसीप्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये लोन्स का यहाँ पे इन्होंने बोला है, और ये भी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में देखा जाता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी, अगर होता है तो बीओपी में, तो बीओपी अकाउंट इज इन सरप्लस व्हेन ऑटोनोमस रिसीप्ट्स आर मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। बीओपी अकाउंट सरप्लस में कब होगा, जब ऑटोनोमस रिसीप्ट ऑटोनोमस पेमेंट से ज़्यादा होगी। सिंपल है, जब ये साइड ज़्यादा होगी, ये साइड कम होगी, तो हमारा फायदा ही है, बीओपी सरप्लस में ही होगा। एंड डेफिसिट कब होगा, जब ये साइड ज़्यादा होगी, ये साइड कम होगी, सिंपल सी बात। अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या कहते हैं, जो गैप फिल करने के लिए किया जाता है, जुगाड़बाजी की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। और डेफिसिट या सरप्लस, इसको बिलो द लाइन आइटम्स के नाम से जाना जाता है। एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर कॉम्पनसेटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन व्हिच आर मेंट टू करेक्ट दिस इक्विलिब्रियम इन ऑटोनोमस आइटम ऑफ बीओपी। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी, अगर यहाँ कोई डेफिसिट हो जाता है तो हम लोग यहाँ से पूरा कर देते हैं, ये मैंने आपको बता रहा है, डेफिसिट आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, ठीक है, पहली बात, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंड सोर्सेज इन्होंने क्या बोले हैं, डेफिसिट को पूरा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, बोरिंग्स फ्रॉम आईएमएफ है, फॉरेन मॉनेटरी अथॉरिटी से, इन सब से पूरा किया जा सकता है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। तो आप पैसा बाहर से ले सकते हो, ठीक है, लोन ले सकते हो, तो आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें ना एक नाम है, वो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। ये रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, रिजर्वेशन पढ़ना है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये 1 मार्कर है। अकोमोडेटिंग आइटम को ना नाम लिख लो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, इसमें नहीं दिया हुआ है, याद रखना, क्योंकि ना ये इसका नया नाम है और ये आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ है कहीं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, अकोमोडेटिंग आइटम्स का नाम लिख लो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, याद रहेगा, 1 मार्कर में पूछ लेते हैं ऑफिशियल रिजर्व ये क्या है। और ये अबव द लाइन बिलो द लाइन भी याद रखना, ऑटोनोमस अबव द लाइन है, अकोमोडेटिंग बिलो द लाइन है, अकोमोडेटिंग का दूसरा नाम है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन।
ऑफिशियल रिजर्व अकोमोडेटिंग जुगाड़बाजी करने के लिए है और ऑटोनॉमस प्रॉफिट के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सब बताया हुआ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट होल्ड करो जी।